Hello students, today I am going to discuss with you the remaining part of Indian financial system and overview under the subject Indian financial system। यानी आज हम बात करने वाले हैं भारतीय वित्तीय प्रणाली एक अवलोकन के शेष भाग की। हमारे प्रीवियस वीडियो में जो पिछला वीडियो था उसमें हमने अब तक क्या कवर किया था। हमने उसमें ये पढ़ा था व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम, वित्तीय प्रणाली क्या होती है, फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, एंड कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि भारतीय वित्तीय प्रणाली के पार्ट्स यानी कंपोनेंट्स क्या हैं। As we know, what are the components of Indian financial system? Financial institutions, financial instruments, financial markets and financial services। तो ये चार मेन कंपोनेंट्स हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के। इसमें से हमने जो फर्स्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये हम अपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे जो बाकी के कंपोनेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, मार्केट्स एंड सर्विसेज, इनकी हम बात करेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज भी बोला जाता है। नो व्हाट आर दीज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, होते क्या हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं यानी ये जो एसेट्स हैं या सिक्योरिटीज विच आर यूज्ड टू एक्सचेंज फंड्स। आपको याद होगा कि जब हमने फाइनेंशियल सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी थी, फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, जिसका मेन काम होता है एक्सचेंज ऑफ फंड्स को फैसिलिटेट करना, हेल्प करना। एक्सचेंज ऑफ फंड्स मीन्स, इफ यू रिमेंबर, there are two sections in the society, surplus units and the other is the borrowers unit। जिनके पास फंड्स हैं इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, and the other one is the borrowers, जिनको फंड्स की जरूरत है। और इनके बीच में जो लिंक है वो क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम होता है जिसके थ्रू, जो हेल्प करता है, जो एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है थ्रू विच द फंड्स आर transferred or exchanged to the borrowers। जो borrowers हैं जिनको फंड्स चाहिए, they are raising the funds, उनको फंड्स रेज करने हैं। तो जिन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू वो फंड्स को रेज करते हैं उनको हम कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। सिमिलरली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन सिक्योरिटीज को बाय करते हैं क्योंकि वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अपना पैसा इन सिक्योरिटीज में लगा रहे हैं, तो वो इन फाइनेंशियल एसेट्स को बाय कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो आई होप दिस मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इज क्लियर टू यू। नाउ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी आगे आप इनको डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी पीरियड के बेस पे एंड टाइप के बेस पे। सो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए गए हैं। सो ऑन दैट बेसिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी फॉर शॉर्ट पीरियड, फॉर मीडियम एंड फॉर लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए फंड्स के लिए रेज करते हैं, जैसे कि कमर्शियल पेपर्स हैं या कॉल मनी मार्केट है या बहुत ही शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, जनरली जो 1 ईयर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, तो वो आ जाते हैं आपके शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विच आर इशूड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिनका मेच्योरिटी पीरियड जो है वो बहुत शॉर्ट पीरियड होता है, जनरली अप टू 1 ईयर। मीडियम आ जाता है विच मे रेंज फ्रॉम 1 to 5 or even 7 years।
सो जिनका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 5 इयर्स या 7 इयर्स तक है। जैसे कोई मीडियम टर्म लोन्स हैं वो रेज किए हैं, या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, या शॉर्ट टर्म डिबेंचर्स हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं जो 5 to 7 इयर्स तक की रेंज के हैं, तो वो हम मीडियम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आएंगे। एंड लॉन्ग टर्म में वो आएंगे जो विच आर इशूड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे इक्विटी शेयर्स विच आर इशूड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जनरली ये पूरी लाइफ के लिए होते हैं कंपनी के। सिमिलरली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को टाइप्स के बेस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, लाइक देयर आर प्राइमरी सिक्योरिटीज एंड सेकेंडरी सिक्योरिटीज। प्राइमरी सिक्योरिटीज होते हैं जो एक्चुअली जो यूजर है वो डायरेक्टली इशू कर रहा है। जैसे कंपनी है तो कंपनी शेयर इशू कर रही है, तो दैट इज द प्राइमरी सिक्योरिटी। ये कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू नहीं कर रहा, कोई बैंक इशू नहीं कर रहा, जो यूजर है जिसको यूज करना है, जो जैसे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है तो डायरेक्टली वो इशू कर रहा है, तो दैट इज द प्राइमरी सिक्योरिटीज। एंड सेकेंडरी सिक्योरिटीज जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल्स देखते हैं तो प्राइमरी सिक्योरिटीज में आ गए इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स और इनके वेरियस कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जो डायरेक्टली यूजर जो है वो इशू कर रहा है। और सेकेंडरी सिक्योरिटीज जो हमें ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, लाइक डिपॉजिट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज, जो बीच में जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज हैं तो ये इशू कर रहे हैं। So this was about classification of financial instruments. Now we'll go through different types of financial instruments. जो main financial instruments use होते हैं उनमें से सबसे पहले हैं shares. Now share क्या होता है? What is a share? अब एक कंपनी जिसको फंड्स रेज करने हैं वो शेयर इशू करती है। शेयर इशू करने का मतलब है कि उसने अपनी जो कैपिटल है, सपोज 10 लाख की कैपिटल है, उसको 10 लाख रुपए चाहिए, उसको फंड्स रेज करने हैं, तो वो 1 लाख के शेयर इशू कर रहा है ऑफ ₹10 ईच। उसने अपनी कैपिटल को डिवाइड कर दिया यूनिट्स में। ये जो यूनिट है इसको हम बोलते हैं शेयर। दिस ईच पार्ट इज कॉल्ड अ शेयर। और जो पब्लिक इनको सब्सक्राइब करती है या जो भी इनको सब्सक्राइब करते हैं, दे आर नोन एज होल्डर ऑफ दीज शेयर्स आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। So, अगर सपोज एक कंपनी शेयर इशू कर रही है और आप उस शेयर्स को परचेज कर रहे हैं तो यू विल बिकम द शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी, यानी आपने उस कंपनी में पैसा लगाया है। नाउ यू आर द ओनर ऑफ दैट कंपनी। सो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स हैं, लाइक इसमें बेसिकली 2 टाइप के शेयर्स हैं विच आर मोर प्रेवलेंट। फर्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर्स एंड सेकेंड इज इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स, एज द नेम सुजेस्ट, नाम में है कि प्रेफरेंस विच मीन्स विच हैव प्रेफरेंस, जिनको कुछ पहल, कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते हैं ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। इनको क्या प्रेफरेंस मिलती है? इनको प्रेफरेंस मिलती है इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ देयर कैपिटल। सी, जब कंपनी लिक्विडेट होती है, जब कंपनी बंद होती है, तो सबसे पहले हमारे पास एक सीक्वेंस होता है कि हमने किस किस को पेमेंट करनी है। वो आप अपनी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आप उसको कंप्लीटली पढ़ेंगे। जैसे आपको सबसे पहले तो अपने जो आपके गवर्नमेंट की पेमेंट्स हैं वो करने हैं, लिक्विडेटर के एक्सपेंसेस पे करने हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करना है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करना है। सो देयर इज अ सीक्वेंस। जब आप अपने क्रेडिटर्स पे कर देंगे उसके बाद जो बचता है तो दैट बिलोंग्स टू शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स में भी सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा, देन द अमाउंट विच विल बी लेफ्ट वो मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। सो सबसे लास्ट में आते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल गेट अ preference in terms of repayment of their capital at the time of liquidation over the equity shareholders. Similarly, in terms of payment of dividend also. अब शेयर होल्डर जो होते हैं उन्होंने पैसा लगाया है कंपनी में, तो उसके बदले में उनको कुछ मिलेगा। वो क्या मिलता है? दैट रिटर्न इज नोन एज डिविडेंड। उनको डिविडेंड मिलता है, कंपनी डिविडेंड पे करती है। प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड होता है, बट
इक्विटी शेयर्स का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड नहीं होता, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि दोनों को पे करना ही करना है. अगर कंपनी के पास प्रॉफिट्स हैं ओनली देन डिविडेंड विल बी पेड, अदरवाइज डिविडेंड विल नॉट बी पेड. सो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है. सो प्रेफरेंस शेयर्स के बाद इक्विटी शेयर्स, एज आई टोल्ड यू कि इक्विटी शेयर्स दे आर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स. सो इनके पास कोई प्रेफरेंस नहीं है, बट दे आर द रियल ऑनर्स ऑफ द कंपनी, बिकॉज सबसे ज्यादा रिस्क जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स उठा रहे हैं. दे हैव देयर रेजिडुअल क्लेम ऑन द इनकम एंड एसेट्स ऑफ द कंपनी. रेजिडुअल का मीन्स जो बच जाएगा, एंड में जो बचेगा तभी जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा. अगर लिक्विडेशन हो रही है तो लास्ट में जो बचेगा एसेट्स को सेल करके जो अमाउंट बच रही है दैट विल गो टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. सिमिलरली अगर किसी ईयर में प्रॉफिट्स हैं तो प्रॉफिट्स में आपको पहले सारे अपने जो प्रॉफिट्स के अपने एक्सपेंसेस पे करने के बाद जो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स हैं उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना पड़ेगा डिविडेंड. ओनली देन जो बचेगा दैट विल गो टू इक्विटी शेयर्स. So they have the residual claim on income as well as on assets of the company. Rate of dividend is not fixed. So we can also see the difference. हम difference कर सकते हैं दोनों में, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स में. इक्विटी शेयर्स में हो गया कि रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड. ये वेरी कर सकता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग. प्रॉफिट्स ज्यादा है तो इनको ज्यादा भी मिल सकता है डिविडेंड, कम है तो कम मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा. प्रेफरेंस शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड होता है, बट स्टिल इट इज नॉट कंपल्सरी कि उनको पे करना ही है. अगर प्रॉफिट्स हैं तो मिलेगा, और अगर मिलेगा तो फिक्स रेट पे मिलेगा, नहीं है प्रॉफिट्स तो नहीं मिलेगा. नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर्स के कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं. जैसे अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं अगर सपोज किसी ईयर में प्रॉफिट नहीं है एंड उस प्रॉफिट नहीं होने की वजह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिला तो वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर. तो उसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. उनको एरियर्स भी मिलेंगे डिविडेंड के, बट एज दिस टाइप ऑफ प्रेफरेंस इज नॉट गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. दे डोंट हैव एनी राइट फॉर एरियर्स ऑफ डिविडेंड. एंड थर्ड वन इज नो प्रायोरिटी इन डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. इन टर्म्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे डोंट गेट उनको कोई प्रायोरिटी नहीं मिलती है. तो प्रायोरिटी मिलती है किनको? प्रेफरेंस शेयर्स को. इक्विटी शेयर जो होते हैं दे कैन नॉट बी रिडीम्ड. रिडीम्ड मतलब उनको आप कैपिटल उनको वापस नहीं कर सकते ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. ओनली लिक्विडेशन के टाइम पे ही इनको पे किया जाता है. अब प्रेफरेंस शेयर्स भी इट कैन बी रिडीमेबल और इरिडीमेबल. अगर तो इरिडीमेबल इशू किए हैं तो इनको भी पे नहीं करना है ड्यूरिंग लाइफ टाइम, लिक्विडेशन के टाइम पे ही पे करना है. बट अगर ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो दे हैव टू बी रिडीम्ड एट द मैच्योरिटी. तो मैच्योरिटी पे आपको इनको पेमेंट जो है वो वापस करनी पड़ेगी. सो इक्विटी शेयर्स आर मोर रिस्की क्योंकि उनका ना तो डिविडेंड फिक्स्ड है, उनका दे आर नॉट श्योर कि उनको डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा. सिमिलरली लिक्विडेशन के टाइम पे भी उनको नहीं पता कि उनको कैपिटल वापस मिलेगी. सो दे आर मोर रिस्की. प्रेफरेंस शेयर्स आर कंपैरेटिवली लेस रिस्की. इक्विटी शेयर्स जो हैं दे आर द ओनर्स एंड दे हैव द वोटिंग राइट्स. सो दे कैन टेक डिसीजंस आल्सो, दे कैन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. बट प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं इनको सिर्फ अपने एस्पेक्ट से रिलेटेड कुछ डिसीजंस हैं तो उसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज दे डोंट हैव एनी वोटिंग राइट्स. सो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं दे कैन कंट्रोल, they have their control over the management, but no such control is given to preference shareholders. तो उनका मैनेजमेंट पे कोई कंट्रोल, कोई वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में. ओनली उन्हीं मैटर्स में वो वोटिंग कर सकते हैं जो उनसे रिलेटेड है. सो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज डिबेंचर्स. डिबेंचर जो है ये एक तरह से लोन है जो कंपनी ने रेज किया है फ्रॉम द पब्लिक. पब्लिक से लोन रेज किया है और उसके बदले में एक उनको सर्टिफिकेट दिया है. वो सर्टिफिकेट इस चीज को सर्टिफाई कर रहा है या एक्नॉलेज कर रहा है कि यस दिस कंपनी हैज टेकन दिस मच ऑफ अमाउंट, इतनी अमाउंट का हमने इनसे ये लोन लिया है, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है और इस डेट को इनको पेमेंट वापस की जाएगी. सो दिस इज
डिबेंचर क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ लोन एक्नॉलेजमेंट विच इज टेकन बाय द कंपनी फ्रॉम द पब्लिक। एंड जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, डिबेंचर्स के जो होल्डर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड द डिबेंचर होल्डर्स। So they are just like the creditors of the company. They are not the owners of the company. और डिबेंचर्स पे डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एंड दैट इंटरेस्ट हैज टू बी पेड वेदर द कंपनी इज हैविंग प्रॉफिट्स और नॉट। सो कंपनी के पास प्रॉफिट्स हैं या नहीं है, इवन दैट इंटरेस्ट जो है वो उसको पे करना ही होता है। Now there can be different types of debentures issued by the company. Like there can be secured or unsecured debentures. Secured होते हैं जो secured होते हैं by any asset, उनका कोई floating या fixed charge हो सकता है on the assets of the company. Unsecured debentures which are just like unsecured creditors, कोई security उनको नहीं provide की गई है। Registered and bearer debentures हैं, registered जो registered हैं and which cannot be transferred easily. Bearer जो है वो easily transferable है, they are just like negotiable instruments की तरह है bearer debentures. Redeemable and non-redeemable debentures. Redeemable जो redeem मतलब जिनको पे बैक करना पड़ेगा after a certain period of time, maturity period पे, but non-redeemable होते हैं which have not to be redeemed, जिनको वापस नहीं करनी है अमाउंट, but generally जो कंपनीज होती हैं they issue the redeemable debentures. Participating and non-participating debentures. पार्टिसिपेटिंग होते हैं जैसे सपोज लिक्विडेशन के टाइम पे कुछ प्रॉफिट्स बचे हैं या कुछ एसेट्स में कुछ सरप्लस एसेट्स बचे हैं, तो सरप्लस का मतलब सबको पे करने के बाद, इवन इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी पे करने के बाद भी कुछ बच गया है, तो दैट अमाउंट एक्चुअली बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनली। बट अगर कंपनी ने पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स या पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रखे हैं, तो इवन दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दैट सरप्लस प्रॉफिट और सरप्लस एसेट, तो वो भी उसमें वो प्रॉफिट या उस सरप्लस एसेट्स में से उनको भी मिलेगा शेयर। अदरवाइज जो सरप्लस बचती है दैट बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो नॉन पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स हैं तो दे विल गेट नथिंग, बट उनको सिर्फ अपना अमाउंट मिलेगा जो उनका ड्यू है। कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। नॉन कन्वर्टिबल जो कन्वर्ट नहीं होंगे। सो दीज कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स विच कैन बी इशूड बाय द कंपनी। देन इसके अलावा कुछ और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एसेट्स हैं। देयर आर सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स जो कंपनीज जो हैं वो इशू कर सकते हैं, या जो भी बोरवर्स हैं, इवन गवर्नमेंट है तो वो इशू कर सकते हैं। उनमें से कुछ हैं लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब गवर्नमेंट को भी फंड्स की जरूरत पड़ती है, तो गवर्नमेंट भी अपनी सिक्योरिटीज को इशू करता है। सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। सो जनरली आप इनको ट्रेजरी बिल्स भी कह सकते हैं। जनरली शॉर्ट पीरियड के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। दे कैन बी 14 डेज के हो सकते हैं, या 91 डेज के, या 182 डेज, और इवन अप टू 364 डेज यानी 1 ईयर। एंड मोस्ट सेफ सिक्योरिटीज हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बिकॉज दीज आर इशूड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कभी जैसे फेल नहीं हो सकता है। सो अगर कोई इन्वेस्टर रिस्क नहीं लेना चाहता बट स्टिल ही और शी वांट टू इन्वेस्ट द मनी इन सिक्योरिटीज, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसके लिए सबसे सेफ है। बट इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा दैट विल बी ऑल्सो नॉमिनल, क्योंकि आपको पता है हायर द रिस्क हायर इज द प्रॉफिट। तो अगर लोअर रिस्क है तो लोअर विल बी द प्रॉफिट। सेकेंड इज कमर्शियल पेपर। Commercial paper is just like a unsecured debt instrument है, which is issued by the company. Company issue करती है in the form of a promissory note. Promissory note होता है, promise किया जाता है कि हम इतनी amount जो है वो pay करेंगे after a certain period of time. So just एक debt की तरह ही है commercial paper,
जनरली दीज आर इशूड फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो शॉर्ट पीरियड का इंस्ट्रूमेंट है कमर्शियल पेपर, बट इनको सिर्फ कंपनीज इशू कर सकती हैं जिनकी नेटवर्थ एटलीस्ट 5 करोड़ की है। सो हाई नेटवर्थ कंपनीज ही इशू कर सकते हैं, एंड देयर आर ऑल्सो सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं इसके ऊपर इशू करने पे, सो दे हैव टू बी फुलफिल्ड बाय द कंपनीज। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं विच आर इशूड बाय द बैंक्स, बैंक्स इशू करते हैं। अब सपोज जैसे हमने कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाया है अपने बैंक में, तो हमारे पास राइट है हम उसको किसी भी टाइम विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो बैंक्स जो हैं वो उनको जब भी हम अपना चेक बना के देंगे, चेक डिपॉजिट कराएंगे, तो दे विल हैव टू वी कैन विड्रॉ आवर मनी विद द हेल्प ऑफ चेक्स ऑल्सो। बट अगर हमने बैंक से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ले लिया है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है एक तरह से बैंक जो है वो सर्टिफाई कर रहा है आपको कि यस दिस इज द अमाउंट विच इज डिपॉजिटेड बाय यू। तो ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है टू द डिपॉजिट्स फॉर द डिपॉजिटर ऑफ द फंड्स। तो इसमें क्या होगा कि अगर सपोज 2 मंथ्स के लिए है ये, तो 2 मंथ्स के लिए आप इस अमाउंट को विड्रॉ नहीं करेंगे, और बैंक के पास भी ये राइट आ गया कि वो इसकी पेमेंट जो है वो 2 मंथ्स तक नहीं करेंगे। तो बैंक को एडवांटेज हो गया। आपको एडवांटेज क्या है कि ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है इट्स जस्ट लाइक अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। आप इसको जाके कहीं पे भी आप सेल कर सकते हैं, मार्केट में जो मनी मार्केट है उसमें सेल कर सकते हैं, और सेकेंडरी मार्केट में सेल कर सकते हैं बिफोर देयर मैच्योरिटी। सो दोनों को एडवांटेज हो गया, बैंक को भी एडवांटेज हो गया, क्योंकि बैंक जो हैं दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट, उनको मैच्योरिटी से पहले पेमेंट नहीं करनी है, मैच्योरिटी पे ही करनी है। तो जब 2 मंथ्स की मैच्योरिटी हो जाएगी, जो भी इसका होल्डर होगा लाके आप बैंक को देगा, तो बैंक विल मेक द पेमेंट टू दैट होल्डर। सो दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कमर्शियल बिल्स, commercial bills it includes bill of exchange, promissory notes which are commercial bills। आपने पढ़ा होगा कि bills, bill of exchange जो traders issue करते हैं for selling their goods, goods sell करते हैं या exchange करते हैं, तो bill issue किया जाता है। if it is issued by seller, seller issue कर रहा है तो that is the bill of exchange, क्योंकि उसमें वो ऑर्डर दे रहा है बायर को कि वो पेमेंट करेगा इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। और प्रोमिसरी नोट होता है जिसमें हम प्रोमिस करते हैं कि यस वी विल मेक द पेमेंट। तो प्रोमिसरी नोट जनरली बायर इशू कर रहा है और बिल ऑफ एक्सचेंज जनरली सेलर इशू कर रहा है। सो दीज कमर्शियल बिल्स कैन ऑल्सो बी ट्रेडेड इनटू द मार्केट। इनको भी आप बाय और सेल कर सकते हैं, डिस्काउंटिंग करवा सकते हैं बिल्स की। बैंकर्स एक्सेप्टेंस होता है, अगर इसी बिल पे बैंकर अपनी एक्सेप्टेंस दे दे, अपनी एक गारंटी दे दे, तो दैट बिकम्स अ बैंकर्स एक्सेप्टेंस। तो जनरली जो फॉरेन ट्रेड होता है उसमें बैंकर्स एक्सेप्टेंस जो है वो मांगी जाती है। सो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इनके अलावा बहुत सारे इनोवेटिव बॉन्ड्स हैं, डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ बॉन्ड्स हैं जो इशू किए जाते हैं मार्केट में। डीप डिस्काउंट बॉन्ड है, वेरी डीप डिस्काउंट पे इशू होते हैं। जीरो कूपन, कूपन होता है इंटरेस्ट जिसका इंटरेस्ट नहीं है। टैक्स सेविंग बॉन्ड्स हैं। इनके अलावा और डेरिवेटिव्स हैं, लाइक डेरिवेटिव्स में फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस, ये सब बहुत सारे इनोवेटिव टाइप्स आ जाते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के। हाइब्रिड सिक्योरिटी, इट मे इंक्लूड कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिक्योरिटीज का कॉम्बिनेशन आ सकता है, जैसे कन्वर्टिबल डिबेंचर है या कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटी, क्योंकि एक टाइम के बाद उसको कन्वर्ट करना है इनटू इक्विटी शेयर, तो दोनों के फीचर्स उसमें आ गए। So these are generally some of the most popular financial instruments used by the issuers as well as investors. Next component of Indian financial system is financial markets. Now what is the market? Market क्या होती है? Market आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, market is the place where the goods are bought or sold, जहां आप गुड्स को बाय या सेल करते हैं या एक्सचेंज करते हैं, तो दैट इज अ मार्केट। सो सिमिलरली फाइनेंशियल मार्केट क्या है? इट्स अ मार्केट और अ प्लेस वेयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस, जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं।
सो जैसे आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा कि मार्केट का कोई प्लेस, कोई फिजिकल प्लेस जरूरी नहीं है, बिकॉज इट कैन बी ऑनलाइन ऑल्सो। आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, तो फाइनेंशियल मार्केट्स ऑल्सो इंक्लूड फिजिकल प्लेस एज वेल एज द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। So online transactions are also included in financial markets. So कोई geographical इसकी boundaries नहीं है financial markets की. Now financial markets further can be classified as capital market and money market. क्योंकि हमें पता है कि एक हमारी जो requirements होती हैं generally finance की, वो दो तरह की होती हैं, short period के लिए और long period के लिए। तो अगर हमारी requirements long period की हैं, long period के transactions हैं या long इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए जा रहे हैं लॉन्ग पीरियड के लिए, तो दे कम अंडर कैपिटल मार्केट। एंड जो शॉर्ट पीरियड की रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारी होती हैं थ्रू मनी मार्केट। यानी मनी मार्केट में शॉर्ट पीरियड के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो सेल और परचेज किए जाते हैं, एंड कैपिटल मार्केट में जो लॉन्ग पीरियड के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बाय और सेल किए जाते हैं। नाउ कैपिटल मार्केट आगे टू टाइप्स की है, प्राइमरी मार्केट और न्यू इशू मार्केट, एंड सेकेंडरी और स्टॉक मार्केट। प्राइमरी मार्केट होती है या न्यू इशू मार्केट होती है जहां पे जो इशूअर है, जो इशूइंग कंपनी है, वो फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी को इशू कर रही है, एक फ्रेश, एक नया सिक्योरिटी इशू किया जा रहा है, तो दैट कम्स अंडर न्यू इशू मार्केट। और अगर वही सिक्योरिटी क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने इशू कर दी है और उसके जो होल्डर्स हैं, मान लो कि आपने एक कंपनी के शेयर खरीदे, कंपनी ने एक आईपीओ निकाला, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, फर्स्ट टाइम अपने नए शेयर इशू किए हैं, तो उनको हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ बोलते हैं। आपने परचेज किए, अब नाउ यू वांट द लिक्विडिटी, आपको फंड्स चाहिए, तो व्हाट यू विल डू, आप अपने शेयर को सेल करना चाहते हैं, तो सेल कहां करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी इशूड एक सिक्योरिटी है, नाउ यू आर सेलिंग, सो यू आर कमिंग अंडर दिस सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट। आप स्टॉक मार्केट का मैकेनिज्म यूज करेंगे टू सेल योर सिक्योरिटी। सो सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक मार्केट होता है जो ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज हैं, उनकी बाइंग और सेलिंग जो है वो स्टॉक मार्केट में होती है। स्टॉक मार्केट में आपने पढ़ा होगा, स्टॉक एक्सचेंजेस के नाम सुने होंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई, बीएसई। सो ये दैट कम्स अंडर सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट, जहां पे ऑलरेडी इशूड जो सिक्योरिटीज हैं वो ट्रेड की जाती है, यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। एंड कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जनरली क्योंकि लॉन्ग पीरियड के हैं, तो लॉन्ग पीरियड के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इसमें आएंगे, जैसे कि शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, और लॉन्ग पीरियड के प्रेफरेंस शेयर्स हैं या डिबेंचर्स हैं या बॉन्ड्स हैं, डेरिवेटिव्स आते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स आते हैं, और जितने भी लॉन्ग पीरियड के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं दे विल कम अंडर कैपिटल मार्केट। एंड मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट जो हमने पीछे अभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में शॉर्ट पीरियड के पढ़े थे, लाइक ट्रेजरी बिल्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट इशू कर रही है, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, कॉल मनी मार्केट, सो दे ऑल कम अंडर दिस मनी मार्केट। ये सारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। यू कैन ऑल्सो डिफरेंस कर सकते हैं हम बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। नाउ कैपिटल मार्केट आपको पता लग गया कि दिस इज फॉर अ लॉन्ग पीरियड फंड्स, दिस फुलफिल योर रिक्वायरमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड फंड्स। और मनी मार्केट है, दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। अगर आपको शॉर्ट पीरियड के लिए फंड्स चाहिए तो मनी मार्केट में हम डील करते हैं। जनरली जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं कैपिटल मार्केट के, इक्विटी, डेट, पब्लिक डिपॉजिट्स, वाइल इन मनी मार्केट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कमर्शियल पेपर्स, कॉल मनी, सीरीज एक्सेट्रा। कैपिटल मार्केट में जो हमने फंड्स रेज किए हैं वो हम दोनों पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, फॉर फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल। बट मनी मार्केट से जो फंड्स आपने रेज किए जनरली दे आर यूज्ड ओनली फॉर वर्किंग कैपिटल ओनली, शॉर्ट पीरियड के लिए। कैपिटल मार्केट में जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, बाइंग सेलिंग है, न्यू ओल्ड दोनों इंस्ट्रूमेंट्स की है, बट जनरली जो मनी मार्केट होता है उसमें न्यू इंस्ट्रूमेंट्स की डीलिंग होती है। पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं कैपिटल मार्केट में? इंडिविजुअल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, गवर्नमेंट, और जितने फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं वो सब पार्टिसिपेट करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर, कंपनीज, ये सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट मनी मार्केट में जनरली जो है वो इंस्टीट्यूशंस करती हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं वो सिर्फ कैपिटल मार्केट में करते हैं।
एंड लास्ट इज बिकॉज कैपिटल मार्केट में लॉन्ग पीरियड के लिए आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, मोर रिस्क है एंड हायर रिटर्न यू विल गेट. मनी मार्केट में जनरली रिस्क जो है वो लोअर रहता है एंड रिटर्न भी कम रहता है. सो फाइनेंशियल मार्केट्स के बेसिक फंक्शंस क्या हुए? इट बेसिकली प्रमोट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि हमें इसमें बहुत सारे अल्टरनेटिव्स मिलते हैं इन्वेस्टमेंट्स करने के, और इवन बोरोवर्स दे गेट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स टू रेज द मनी. सो फाइनेंशियल मार्केट का बेसिक फंक्शन होता है सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करना. प्राइस इंफॉर्मेशन, बिकॉज मार्केट्स हैं तो उसमें प्राइस मैकेनिज्म जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है एंड द इंफॉर्मेशन जो है इसकी वो सबको मिलती है, बिकॉज प्राइस डिटरमिन होता है थ्रू डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस. सो इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है. मार्केटेबिलिटी, लिक्विडिटी मीन्स कि आपके पास पूरा लिक्विडिटी है, आप यू कैन सेल योर सिक्योरिटीज इन द मार्केट, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं इमीडिएटली, तो आप अपनी सिक्योरिटीज को सेल आउट कर सकते हैं टू गेट द लिक्विडिटी. रिडक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट, बिकॉज इसमें फाइनेंशियल मार्केट्स में इतने ज्यादा ट्रांजेक्शंस होते हैं, न्यूमरस ट्रांजेक्शंस होते हैं कि जो पर यूनिट पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट आती है दैट बिकम्स वेरी लो. सो बहुत कम कॉस्ट है इसमें, ट्रांजेक्शन कॉस्ट. So these are some functions of financial markets. So now our last component is financial services. So financial services होते हैं जो financial institutions या intermediaries जो हैं वो जो services provide करते हैं, they are known as financial services. जैसे for example अगर suppose आपने एक बैंक में अपना अमाउंट डिपॉजिट करवाया है, तो बैंक आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है साइड बाय साइड. जैसे आपको वो चेक बुक इशू करता है, चेक इशू करने की फैसिलिटी है आपके पास, वो आपको इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी दे रहा है, मोबाइल बैंकिंग की, एटीएम की फैसिलिटी दे रहा है. सो ये दीज आर नोन एज फाइनेंशियल सर्विसेज. सो जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि बेसिक एक फंक्शन तो हो गया फंड्स रेज करना, हमने फंड्स रेज कर लिए हैं, तो फंड रेज करना, फंड्स को इन्वेस्ट करना, ये तो प्राइमरी फंक्शन हो गया. इनके अलावा जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंटरमीडिएरीज, दे आर नोन एज फाइनेंशियल सर्विसेज. जैसे आप फॉर एग्जांपल, और हम देख सकते हैं मर्चेंट बैंकिंग है, ब्रोकिंग, बिल डिस्काउंटिंग, फैक्टरिंग, बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं. सो वी कैन सी अ फ्यू वन, लाइक लीज फाइनेंस है. लीजिंग होता है कि आपको कोई एसेट सपोज बाय करना है, कोई ट्रेडर है, उसको कोई एसेट, कोई मशीन परचेज करनी है, तो वो मशीन बहुत कॉस्टली है, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग इट वो इसको लीज पे ले लेता है. लीज यानी कि एक तरह से रेंट पे आप एसेट को ले रहे हो एंड यू आर यूजिंग दैट एसेट. तो ये लीज फाइनेंस फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. हायर परचेज है, सो आप गुड्स को आप इंस्टॉलमेंट्स में ले सकते हैं. सो एसेट फाइनेंसिंग भी जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. सो इसमें आपने पढ़ा है हायर परचेज भी, इसमें इंस्टॉलमेंट्स में आपको पेमेंट करनी होती है. सो पोजेशन आपको इमीडिएटली मिल जाता है, बट ऑनरशिप आपको तब मिलती है जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं. सो दिस इज ऑल्सो फाइनेंशियल सर्विसेज. बिल डिस्काउंटिंग है, जैसे सेलर है उसने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है ऑन द बायर ऑफ गुड्स. अगर सपोज गुड्स आपने क्रेडिट पे ली हैं, तो अब जब आप इसको जब इसकी मैच्योरिटी पीरियड आएगी तभी जो बायर है वो उसको पे करेगा. बट सपोज अगर सेलर को अमाउंट जो है वो पहले चाहिए, तो वो अपने बैंक से इसको डिस्काउंट करवा सकता है. सो बैंक उसको अमाउंट पे कर देगा कुछ डिस्काउंट काट के, तो दैट इज नोन एज बिल डिस्काउंटिंग. सो दिस टाइप ऑफ फैसिलिटी इज ऑल्सो गिवन बाय द बैंकर्स. वेंचर कैपिटल फाइनेंस होता है. वेंचर कैपिटल होती है जो बहुत रिस्की प्रोजेक्ट्स के लिए, सपोज हमें कैपिटल चाहिए, वेरी रिस्की प्रोजेक्ट है, कोई नया प्रोजेक्ट लगा रहे हैं बट इनोवेटिव है और हाई रेट ऑफ रिटर्न उसमें मिल सकती है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए वेंचर कैपिटल फाइनेंस कंपनीज होती हैं या बैंक से होते हैं, जो जिनका एक सेक्शन होता है वेंचर कैपिटल फाइनेंस करने का. सिमिलरली सीड कैपिटल भी फाइनेंस करते हैं. फैक्टरिंग इज अ सर्विस ऑल्सो. फैक्टरिंग होती है कि जो हमारे रिसीवेबल्स होते हैं, रिसीवेबल्स यानी जो हमारे डेटर्स हैं, अब डेटर्स होते हैं क्रेडिट सेल से राइज होते हैं, डेटर्स को मैनेज करना इट्स अ वेरी टीडियस जॉब, बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है डेटर्स से अमाउंट कलेक्ट करना. कलेक्शन में बहुत टाइम लगता है एंड बहुत सारे एफर्ट्स आपको करने पड़ते हैं, तो बैड डेट्स के चांसेस भी हो सकते हैं. सो हम एक सर्विस ले लेते हैं अपने बैंक से. बैंक
इट इज एक्टिंग एज अ फैक्टर, या कोई फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी है जो एक्ट कर रहा है एज अ फैक्टर, वो आपके जो जितने आपके रिसीवेबल्स हैं या डेटर्स हैं उनको वो मैनेज कर रहा है, एंड इवन फाइनेंसिंग कर रहा है, आपको फाइनेंस दे रहा है उनके बदले में. तो दैट इज ऑल्सो यूजफुल सर्विस फॉर द कंपनीज कॉर्पोरेट्स. नेक्स्ट, मर्चेंट बैंकिंग इज अ वेरी पॉपुलर सर्विस. मर्चेंट बैंकर्स होते हैं जो हमें इशू मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं. जनरली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, वो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. मर्चेंट बैंकर, अब सपोज एक कंपनी एक नया इशू कर रही है, तो उसके इशू में ही बहुत लंबा प्रोसेस होता है, प्रोस्पेक्टस से लेके उसको रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट्स करवाने, फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी है, फिर शेयर्स की अलॉटमेंट करनी है. सो इट्स बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं. अंडरराइटिंग करनी है. सो अंडरराइटिंग ऑल्सो इज अ फाइनेंशियल सर्विस provided by the underwriters. So merchant bankers offer these type of services. इनके अलावा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट की काउंसलिंग, मर्जर्स, एक्विजिशंस करने हैं, तो इन सब पे भी ये हमें सर्विस देते हैं. क्रेडिट रेटिंग है. क्रेडिट रेटिंग होता है जस्ट लाइक कंपनी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो कंपनी की रेटिंग करते हैं. रेटिंग किसके रिगार्डिंग? उनके क्रेडिट वर्थनेस के रिगार्डिंग. जनरली कोई कंपनी जब कोई कॉर्पोरेट डिबेंचर इशू करने जा रहा है, तो डिबेंचर्स, क्योंकि डिबेंचर होते हैं जिनको पेमेंट करना कंपलसरी होता है, जिनका इंटरेस्ट पेमेंट कंपलसरी होता है, एंड जिनकी पेमेंट जो है मैच्योरिटी पे करना कंपलसरी होता है. तो एक तरह से उनको पहले रेटिंग करवानी होती है कि वेदर दिस कंपनी इज एबल टू मेक दीज पेमेंट्स और नॉट. तो उसकी क्रेडिट वर्थनेस कैसी है, तो एक तरह से ग्रेडिंग हो गया. तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है कॉर्पोरेट्स की क्रेडिट रेटिंग करते हैं. स्टॉक ब्रोकिंग, ब्रोकर्स आपने टर्म सुना होगा कि जब सपोज यू वांट टू ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट, आप बाय या सेल करना चाहते हैं शेयर्स को, तो यू कैन नॉट डू डायरेक्टली, सो आपको ब्रोकर की हेल्प से करना पड़ता है. सो ब्रोकर्स हैं जो बाय करते हैं या सेल करते हैं या डील करते हैं शेयर सिक्योरिटीज में ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स. So there are all other types of securities, services हैं, which are offered by the financial institutions. So with this, we can summarize the chapter. Financial system is a very important part of an economy. It serves as a backbone of an economy. क्योंकि financial system बहुत important role play करता है इकोनॉमी में. कोई कंट्री कितना इकोनॉमिकली वो ग्रो कर रही है, डेवलप कर रही है, इट वेरी मच डिपेंड्स ऑन कि उसका फाइनेंशियल सिस्टम कितना ग्रो कर रहा है या फिर कितना रेगुलेटेड है, कितना डेवलप्ड है. देन वी टॉक्ड अबाउट फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है, फीचर्स क्या हैं. फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? सेट ऑफ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, यानी इंस्टीट्यूशंस हैं थ्रू विच जो सरप्लस फंड्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं डेफिसिट यूनिट्स को. तो यानी सरप्लस यूनिट से जो सरप्लस फंड्स हैं दे आर ट्रांसफर टू डेफिसिट यूनिट्स विद द हेल्प ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस. एंड इन दिस मैकेनिज्म मेन पार्ट्स क्या है, मेन कंपोनेंट्स क्या है सिस्टम के, फाइनेंशियल सिस्टम के? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नो डाउट. सेकेंडली फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. ऑल दीज आर इंटर रिलेटेड, क्योंकि जो हम फंड्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम सरप्लस यूनिट टू डेफिसिट यूनिट, वो इंस्टीट्यूशंस करते हैं थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ मार्केट्स एंड विद द हेल्प ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स. एंड ड्यूरिंग ऑल दिस कोर्स financial services are also provided or offered by different financial institutions or intermediaries. So this was all about financial system. What is it, this financial system, an overview. And I hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि फाइनेंशियल सिस्टम एक्चुअली होता क्या है. So with this I thank you all for watching this video, and I wish you all to stay safe and healthy. Thank you. So आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर था इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड ओवरव्यू पार्ट 2, जिसमें हमने बाकी के कंपोनेंट्स को पढ़ा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के. इसमें अब क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं, लेट अस डिस्कस दोस क्वेश्चंस नाउ. शॉर्ट क्वेश्चंस में यू मे बी आस्क्ड अबाउट द मनी मार्केट. व्हाट यू मीन बाय मनी मार्केट, व्हाट यू मीन बाय कैपिटल मार्केट, इन भी शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं आपको, और किसी भी कंपोनेंट के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में. एक्सप्लेन मेन रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. को रेगुलेट करने वाली जो अथॉरिटीज हैं उनके बारे में आपको बताना है. डिफरेंशिएट इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, इनमें डिफरेंस, या शेयर और डिवेंचर में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है.
डिफरेंशिएट मनी कैपिटल मार्केट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस, और प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चंस में यू हैव टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। सपोज ये क्वेश्चन है गिव एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, तो यहाँ आप इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बताएंगे, उसके कंपोनेंट्स को आपको एक्चुअली में एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आता है। और सेपरेटली भी पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स, तो यहाँ आपको सारे कंपोनेंट्स जो है एक्सप्लेन करने हैं चारों। Next is what do you mean by financial instruments, discuss the main financial instruments of Indian financial system, यानी हर एक कंपोनेंट के ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहाँ आपको एक्सप्लेन करने हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मेनली यूज होते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में। What do you mean by financial markets, explain its components, यहाँ आपको मार्केट्स बतानी है, और कंपोनेंट्स में यानी आगे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट आगे आप और एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स बता सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। सो इन दैट वे यू कैन एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होते हैं, डिस्कस द रोल ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, तो यहाँ आपको उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, और आपसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। डिस्कस द फंक्शंस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, तो यहाँ आपको उसके फंक्शंस बताने हैं कि क्या रोल जो है वो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम प्ले करता है, क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। So these were certain important questions from today's lecture. Thank you very much for watching this video.